नमस्कार मित्रों, विशेष पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो मैगजीन है यूपी मुख्य सेविका टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस सेट का यह दूसरा प्रैक्टिस सेट है और हर प्रैक्टिस सेट में हम 25 क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। 25 क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में करवा रहा हूँ। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप एक ही वीडियो में पूरा प्रैक्टिस सेट करवा दीजिए। तो देखिए, अगर मैं करवा भी दूंगा तो आप लोग उब जाएंगे, तो आप इतना परेशान ना हो। कम से कम 2 या 3 प्रैक्टिस सेट 25-25 क्वेश्चन करके मैं दिन में दे दूंगा। 3 प्रैक्टिस सेट मैं देने का प्रयास करूंगा 25-25 करके, और इस तरह से पूरी बुक आपका 25 से 30 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी। 30 दिन नहीं लगेगा, 25 दिन में ही खत्म हो जाएगी। तो धीरे धीरे पढ़िए और पूरा अच्छे तरीके से पढ़िए। प्रश्न 26 देखिएगा, सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग होता है। देखिए, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम पर भी एमसीक्यू कराता हूं और 20 से 25 एमसीक्यू मैं शायद कल दिया हुआ था, 25 एमसीक्यू लगभग। तो आप लोग टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। और ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर किसी को पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। अगर ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग इन्फॉर्मेशन के लिए ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रश्न 26 देखिएगा, सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग होता है औपचारिक नियमों एवं कानूनों द्वारा, अनौपचारिक नियमों एवं कानूनों द्वारा, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों नियमों एवं कानूनों द्वारा। तो प्रश्न 26 का विकल्प सी सही है। सी मतलब औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों नियमों एवं कानूनों द्वारा सामाजिक नियंत्रण का उपयोग होता है। तो यह देखिए, विकल्प सी जो है वो आपका सही है। औपचारिक किसे मान सकते हैं? जैसे आपका परिवार है, परिवार में जो नियम है, समाज का जो नियम है, ये औपचारिक नियम है। और अनौपचारिक में क्या है? जैसे देश का जो कानून है, राज्य का जो कानून है, वह किसी संगठन का जो कानून है, यह अनौपचारिक कानून के अंतर्गत आएगा। तो दोनों नियमों के द्वारा ही सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है, आप जानते हैं। प्रश्न 27 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विचार सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है? चक्रीय, रैखिक, उद्विकासवादी, द्वंद्वात्मक। तो कौन सा विचार सबसे प्राचीन विकास है? कौन सा सबसे प्राचीन विचार है? तो उद्विकासवादी। उद्विकासवादी जो है सबसे प्राचीन विचार है सामाजिक परिवर्तन का। यह बात आप जानना। देखिए, उद्विकास का क्या मतलब होता है? विकास का मतलब आप जानते हैं, विकास का मतलब प्रगति। तो उद्विकास का मतलब क्या होता है? जब विकास धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होता है, इसे उद्विकास कहते हैं। तो यह आप समझ लें। तो उद्विकास का सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार क्या है? उद्विकासवादी। प्रश्न 28 देखिएगा, जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का प्रयोग किया? किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का प्रयोग किया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 5 विद्वान हैं, तो इसमें से कौन सही है ये आपको बताना है। तो प्रश्न 28 का सी सही है। एम एन श्रीनिवास ने यह विचार दिया है। जात प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए एम श्रीनिवास के संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया गया है। मतलब जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण, गतिशीलता जो जाति प्रणाली में गतिशीलता है उसका विश्लेषण करने के लिए एम श्रीनिवास ने यह अनुप्रयोग किया है संदर्भ समूह सिद्धांत का। इनका एक समूह था संदर्भ समूह सिद्धांत, इन्होंने इसमें इस सिद्धांत का प्रयोग किया है एम श्रीनिवास। प्रश्न 29 देखिएगा, उद्विकास के स्थान पर स्टेजेज ऑफ द कल्चर। वही जो मैं बोला हूँ कि उद्विकास में मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रगति, तो वही देखिए, उद्विकास के स्थान पर स्टेजेज ऑफ कल्चर का प्रयोग किसने किया है? उद्विकास के स्थान पर मतलब उद्विकास की जगह स्टेजेज ऑफ कल्चर का प्रयोग किसने किया है? तो ईवी टायलर ने किया है, ईवी टायलर महोदय ने किया है। देखिए, इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। उद्विकास में बताया हूँ कि स्टेप बाय स्टेप मतलब सीढ़ी बाय सीढ़ी विकास, तो इसीलिए या स्टेजेज ऑफ कल्चर में स्टेज बाय स्टेज, इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप करके मतलब। तो यह प्रयोग जो किया है ईवी टायलर ने किया है। आप जानते हैं स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी पर क्या लगा होता है? टायर लगा होता है, तो ईवी टायलर ने किया है। तो इस तरह से आप लोग ट्रिक के माध्यम से भी अच्छे से याद कर सकते हैं। प्रश्न 30 देखिएगा, डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं। डिप्थीरिया के क्या परिणाम होते हैं? 4 ऑप्शन दिया है। तो डिप्थीरिया के क्या परिणाम होते हैं? तो देखिए, बेसिली के कारण गले में, देखिए डिप्थीरिया जो होता है वह जीवाणुजनक रोग है, जीवाणुओं से होता है। बेसिली के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाती है, तो यह सही है। हृदय एवं गुर्दों को प्रभावित करता है यह रोग डिप्थीरिया, यह भी सही है। टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने से लकवा हो जाता है, यह भी सही है। तो यह जो तीनों है डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं, तीनों डिप्थीरिया के ही परिणाम होते हैं। डिप्थीरिया जो होता है जीवाणुजनक रोग होता है। तो उपरोक्त सभी, विकल्प डी जो होगा उपरोक्त सभी।
प्रश्न 31 देखिएगा, खाएं खाएं खांसी की उद्भवन अवधि 10 दिन होती है और वह इस कारण होती है। तो देखिए खाएं खाएं खांसी यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन खाएं खाएं खांसी जो है यह काली खांसी है। काली खांसी या कुकुर खांसी भी कहते हैं, काली खांसी या कुकुर खांसी भी कहते हैं, इसी को काय काय खांसी लिखा हुआ है। तो यही काय काय खांसी की उद्भवन अवधि जो होती है, मतलब यह जो उद्भवन अवधि है, जो जितना समय तक यह रहता है 10 दिन तक रहता है, 10 दिन में अपना काम कर देता है। तो खाए खाए खांसी की उद्भवन अवधि जो होती है वह 10 दिन होती है, और वह किस कारण होती है, तो वह परट्यूसिस बसिलस के कारण होती है, परट्यूसिस बसिलस के कारण होती है। और इसे काली खांसी या कुकुर खांसी कहते हैं। ये खाए खाए खांसी तो यहाँ पर प्रश्न में एक तरह से समझाने के लिए दिया है। दरअसल ये खाए खाए खांसी से मतलब खाए खाए खांसी मतलब कि जब कोई खाए खाए करके खांसता है तो यह किसके कारण होता है, परट्यूसिस बसिलस के कारण होता है, और इसी का नाम है काली खांसी या कुकुर खांसी। तो यह इसके कारण ही होता है। और जब यह जो होता है बच्चों को ज़्यादा होता है, और बच्चों को जब 10 दिन के लगभग हो जाता है तो उस बच्चों को निमोनिया हो जाता है। निमोनिया के कारण कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है नवजात बच्चों की। तो यही है। प्रश्न 32 देखिएगा, और यह भी कीटाणुजनक रोग है, जीवाणुजनक रोग है। यह भी कुकुर खांसी जो भी है यह जीवाणुजनक रोग है, और अधिक दिन तक अगर यह है परट्यूसिस बसिलस तो दुर्बल बच्चों को दुर्बल कर देता है, निमोनिया हो जाता है, और निमोनिया के कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। प्रश्न 32 देखिएगा, संस्कृति हमारे सोचने और रहने के ढंगों से दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म और मनोरंजन आदि में हमारी प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? तो देखिए संस्कृति और सभ्यता का मतलब आपको बता दें। सभ्यता मतलब जैसे सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस समय वहाँ का जो रहन सहन था, समाज था, वैदिक सभ्यता थी, तो वह सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, यह सभ्यता है। लेकिन संस्कृति मतलब जो चली आ रही है परंपरा से। जैसे वैदिक सभ्यता के लोग टीका लगाते थे, तो आज भी हम लोग टीका लगाते हैं। वैदिक सभ्यता के लोग जो त्यौहार मनाते थे, आज भी हम लोग त्यौहार जो मनाते हैं। जो मनोरंजन वह करते थे, जो साहित्य वह पढ़ते थे, आज भी पढ़ा जाता है, वह हमारी संस्कृति है। संस्कृति जो चली आ रही है, और सभ्यता मतलब एक निश्चित समय जो उस समय था। तो यही संस्कृति हमारे सोचने और रहने के ढंगों से, दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म और मनोरंजन आदि में हमारी प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? यह जो कथन है यह किसका है? तो यह है मैकाइबर और पेज। मैकाइबर और पेज ने यह बातें संस्कृति के बारे में कही है। विकल्प ए जो होगा आपका सही है। ये दो विद्वान है, मैकाइबर और पेज, इन दोनों के विचार थे यह। किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है? एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप किस विद्वान ने माना है? प्रसिद्ध मनोविज्ञान शास्त्री थे मैकाइबर महोदय। इन्होंने संस्कृत के विषय में भी बोला है। और प्रसिद्ध विद्वान जो मैकाइबर महोदय थे, इन्होंने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है, कि एक विवाह ही जो है यह विवाह का आदि स्वरूप है। मतलब सबसे पहले एक विवाह ही होता था, उसके बाद समाज में बहुत सारी कुप्रथाएं हो गई और लोग कई विवाह करने लगे। तो मैकाइबर ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है। तो विकल्प सी जो होगा वह आपका सही होगा। प्रश्न 34 देखिएगा, बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ? 1929 में, 1955 में, 1976 में, 2006 में। तो देखिए आपको बता दूं, देश की आज़ादी से पहले एक आया था शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम जो आया था 1929 में आया था। और शारदा अधिनियम में ऐसा नियम लाया गया कि मतलब बाल विवाह रोकने के लिए, कि अगर कोई विवाह कर रहा है तो लड़के की आयु जो होनी चाहिए, वर की आयु जो होनी चाहिए 18 वर्ष होनी चाहिए, बालिका की जो आयु होनी चाहिए 14 वर्ष होनी चाहिए। यह सबसे पहले शारदा अधिनियम 1929 के तहत लाया गया, और इसके तहत बाल विवाह पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। हालांकि इस समय तत्कालीन समय में अब लड़के की आयु 21 वर्ष चाहिए, और लड़की की आयु जो चाहिए 18 वर्ष चाहिए। प्रश्न 35 देखिएगा, समाज पर दहेज प्रथा का खूब प्रभाव है। मतलब दहेज प्रथा से क्या क्या हो जाता है? सुमेल विवाह होता है, नैतिकता होता है, स्त्रियों की उच्च स्थिति बन जाती है। तो भाई स्त्रियों की उच्च स्थिति तो नहीं बनती है, सुमेल विवाह भी कुछ है नहीं, नैतिकता से भी कोई आशा नहीं है। ऋणग्रस्तता, दहेज प्रथा से ऋणग्रस्तता हो जाता है। जो लोग दहेज नहीं दे पाते हैं ऋण लेते हैं, और ऋण लेकर दहेज देते हैं, जिससे ऋण में व्यक्ति पड़ जाता है। तो विकल्प डी जो होगा आपका सही होगा। सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी संबंधित है। सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी संबंधित है किससे? स्किनर से। सोशल लर्निंग मतलब समाज से हम आप जो सीखते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, तो व्यक्तित्व का जो विकास होगा वह सोशल लर्निंग से होगा, मतलब समाज से कुछ सीखने से होगा। यह संबंधित है। यह किससे संबंधित है? स्किनर से, अल्बर्ट बंडूरा से, एरिक्सन से, या पियाजे से।
तो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो यह बता दूं, सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी जो संबंधित है, यह पुस्तक है। सोशल लर्निंग थ्योरी का जो सिद्धांत दिया है, नहीं सिद्धांत दिया गया है एक पुस्तक के माध्यम से। तो यह जो सिद्धांत दिया है अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है, अल्बर्ट बंडूरा, और इसी को सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहते हैं। सामाजिक अधिगम का तात्पर्य क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे। सामाजिक अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना, अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना, और सोशल लर्निंग मतलब सीखना। तो सोशल लर्निंग और सामाजिक अधिगम इसी का इंग्लिश का रूपांतरण है। सोशल लर्निंग कहिए या फिर सामाजिक अधिगम से कहिए। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, अगर यह इंग्लिश में न आकर हिंदी में आए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है, तो अल्बर्ट बंडूरा का है। सोशल लर्निंग थ्योरी किसकी है, तो अल्बर्ट बंडूरा की है। और इसको याद करना है तो आप बढ़िया समझ सकते हैं भाई, अल्बर्ट बंडूरा में बंदर लगा है, बंदर, अल्बर्ट बंडूरा में बंदर लगा है। और बंदर क्या करता है, बंदर बहुत जल्दी हमारे समाज में बहुत जल्दी सीख लेता है। सोशल लर्निंग बहुत जैसे जैसे एक्टिविटी आप करेंगे वैसी वैसी एक्टिविटी एक बंदर भी करता है। तो सोशल लर्निंग थ्योरी किसकी है, अल्बर्ट बंडूरा की है। और सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है, अल्बर्ट बंडूरा का है। तो सामाजिक अधिगम का ही इंग्लिश रूपांतरण है सोशल लर्निंग थ्योरी, तो अल्बर्ट बंडूरा की है। और इन्होंने ये सोशल लर्निंग थ्योरी दिया था कि व्यक्ति अपने समाज में एक दूसरे से सीखकर अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। प्रश्न 37 देखिएगा, एक में सहोदर भाई मतलब सहोदर का तात्पर्य क्या होता है, जब एक ही उदर से भाई और बहनों का विवाह भाई और बहनों का जब जन्म होता है, एक ही उदर से उत्पत्ति होती है, तो उसे सहोदर कहते हैं। मतलब जब माँ एक हो तो उसे सहोदर भाई या बहन कहते हैं। तो सहोदर भाई सम्मिलित होते हैं जो अपने परिवारों के संसाधनों एवं कार्य को साझा करने के लिए जोड़ते हैं। तो वह किस परिवार में होते हैं सहोदर भाई बहन, ये आपको बताना है। तो प्रश्न 37 का ये सही है, विस्तृत परिवार में। विस्तृत परिवार कहिए या फिर संयुक्त परिवार कहिए, नहीं इसे संयुक्त परिवार नहीं, संयुक्त परिवार दूसरा चीज़ है, बस इसी विस्तृत परिवार के तहत आप जाना है। तो विकल्प ए जो होगा आपका सही होगा। सहोदर भाई बहन सम्मिलित होते हैं, एक ऐसे परिवार में सहोदर भाई बहन सम्मिलित होते हैं जो अपने परिवारों के संसाधनों एवं कार्यों को साझा करने के लिए जोड़ते हैं। तो विकल्प ए जो होगा वो आपका सही है, विस्तृत परिवार। प्रश्न 38 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पांव का कारण होता है। तो हाथी पांव जानते हैं कि जब पांव जो होता है हाथी की तरह हो जाता है, जब वो बड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है, आप लोगों ने कई बार कई जगह देखा होगा कि पांव बहुत भारी हो जाते हैं, बड़े बड़े पांव हो जाते हैं, ऐसे वैसे बड़े नॉर्मल ऐसे रहेगा किसी का पांव, लेकिन बहुत सारे लोग जो उस रोग से ग्रसित हो जाते हैं हाथी पांव से, तो उनका जो पांव होगा वह बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा, यह हिस्सा बहुत बड़ा हो जाता है। तो यह किस कृमि के कारण होता है, किस कृमि के कारण होता है, तो फाइलेरियल ब्रम्स इसके कारण होता है। फाइलेरियल बम्स के कारण होता है, और इसे ही फाइलेरिया नामक रोग कहते हैं। हाथी पांव कहिए या फाइलेरिया कहिए, फाइलेरिया। प्रश्न 39 देखिएगा, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस वहन होता है। तो जीका वायरस जो है मच्छर काटने से होता है, और वह मच्छर कोई साधारण मच्छर नहीं होता है, आपको बता दें वह मच्छर होता है एंडीज मच्छर होता है। जैसे मलेरिया जो होता है फ्लीज मच्छर काटने से होता है, वैसे एंडीज मच्छर जब किसी गर्भवती स्त्री को काट लेता है तो उसके अंदर जो गर्भ में उसका बच्चा पल रहा होता है वह जीका वायरस से पीड़ित हो जाता है। और जीका वायरस से जो पीड़ित होता है बच्चा, अगर वह फिर उसके बाद वह जन्म लेता है तो उसका जो सिर का आकार जो होगा वह बहुत बड़ा हो जाएगा, सिर का आकार जो होता है बड़ा हो जाता है उसका, और उसके मस्तिष्क का सही विकास नहीं हो पाता है। और जीका वायरस का सबसे पहले जो खोज किया गया था, ऐसी जो घटना देखी गई थी युगांडा में देखी गई थी जीका वायरस की। और यह कब देखी गई थी, 1947 में देखी गई थी। और यह किस मच्छर काटने से होता है, एंडीज मच्छर काटने से होता है। और यह किसको प्रभावित करता है, गर्भवती स्त्री के बच्चे को प्रभावित करता है। उसके मस्तिष्क का सही विकास नहीं हो पाता है, उसका सिर बड़ा हो जाता है सामान्य से। प्रश्न 40 देखिएगा, काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। तो काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है, ये आपको बताना है। तो प्रश्न 40 का ये सही है, अधोमुखी युग्मन विखंडन, यह उसकी उत्पत्ति का कारण है।
प्रश्न 41 देखिए, क्विनिन मलेरिया की एक आम दवा है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। तो मलेरिया की दवा किसकी छाल से प्राप्त होती है? कुनैन की छाल से प्राप्त होती है, कुनैन की छाल से प्राप्त होती है। और यह मलेरिया किस कीड़े को काटने से होता है, किस मच्छर को काटने से होता है? तो एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग हो जाता है। प्रश्न 42 देखिएगा, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन की तुलना में फोर्सेप डिलीवरी में किसका खतरा अधिक होता है? तो इसका तात्पर्य एक तरह से यह है कि फोर्सेप डिलीवरी मतलब नॉर्मल डिलीवरी आप जानते हैं, और वैक्यूम मतलब कि जो हॉस्पिटलाइज करके होता है, तो यह आप जानते हैं। वैक्यूम एक्सट्रैक्शन आप जानते हैं, अब मैं उसको क्या एक्सप्लेन करूं। जैसे कि यह वैज्ञानिक तरीके से मतलब नर्स के द्वारा, और यह होता है, यह आपका नॉर्मल डिलीवरी के तहत होता है। तो किसका खतरा अधिक होता है? तो ये जो होता है यह आधुनिक है, मॉडर्न है। तो आप जानते हैं अगर इसकी तुलना में अगर इसका प्रयोग होगा तो किसका खतरा अधिक होगा? तो चेहरे की सूक्ष्म चोटें, चेहरे की सूक्ष्म चोटें, तो जो बच्चा होता है उसके चेहरे पर चोट हो सकती है, उसकी नसों में चोट आ सकती है अगर फोर्सेप डिलीवरी होता है। तो विकल्प ए जो होगा वो आपका सही होगा। और वैक्यूम एक्सट्रैक्शन मतलब वैक्यूम के सहारे बच्चे को खींचा जाता है, और यहाँ फोर्सेप मतलब नॉर्मल जिस तरह से होता है, तो यह परेशानी हो जाती है। प्रश्न 43 देखिएगा, इनमें से क्या आसन्न प्रसव का संकेत है? आसन्न प्रसव का संकेत क्या है? प्रश्न 43 बताना है। तो इसका विकल्प ए है लाइटनिंग। आसन्न प्रसव का संकेत क्या है? लाइटनिंग है। प्रश्न 44 देखिए, गर्भपात के प्रकार की पहचान करें जिसमें परिवर्तन उस स्थिति में प्रगति करते हैं जहां से गर्भावस्था की निरंतरता असंभव हो जाती है। तो गर्भपात के प्रकार की पहचान करें जिसमें परिवर्तन इस परिस्थिति में प्रगति करते हैं जहां से गर्भावस्था की निरंतरता जो है वह असंभव हो जाती है। तो ये आपको बताना है, उस स्तर की पहचान करना है। तो प्रश्न 44 का डी सही है, अपरिहार्य गर्भपात मतलब एक गर्भपात का यह तरीका होता है, अपरिहार्य गर्भपात। अपरिहार्य मतलब कि जो जरूरी ना हो उसके बावजूद भी गर्भपात करना, तो बहुत ही आपातकाल में होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें योनि से रक्तस्राव और गर्भाशय ग्रीवा का पतला हो जाता है। गर्भाशय जो ग्रीवा होती है, जो नली होती है, वह पतला हो जाती है, और पतला होने के बाद बहुत सारी असुविधाएं हो जाती हैं, जिसमें योनि में गर्भावस्था की निरंतरता जो है, जो गर्भावस्था है वह धीरे धीरे जो प्रगति कर रही है वह उसकी निरंतरता जो है वह असंभव हो जाती है, समाप्त होने लगती है, और गर्भाशय का जो ग्रीवा होता है वह पतला हो जाता है। और इसी के सहारे ही अपरिहार्य गर्भपात कराया जाता है। परिहार मतलब आवश्यक और परिहार मतलब अनावश्यक, आपातकाल। इससे अपरिहार्य का तात्पर्य आप लोग लगाइए, तो इसी के तहत सहारे होता है। विकल्प डी। प्रश्न 45 देखिएगा, गर्भावस्था में पॉलीहाइड्रेनिक्सियास का प्रभाव है। तो पॉलीहाइड्रेनिक्सियास का प्रभाव है गर्भावस्था में, तो यह क्या है? तो प्रश्न 45 का डी सही है, गर्भनाल को आगे की ओर बढ़ाओ, मॉल प्रेजेंटेशन, प्रसव के बाद रक्तस्राव, ये सभी होगा। विकल्प डी। गर्भावस्था में पॉलीहाइड्रेनियास का प्रभाव क्या है? तो गर्भनाल की आगे की ओर बढ़ाओ और मॉल प्रेजेंटेशन और प्रसव के बाद रक्तस्राव, यह सभी जो होता है यह इसके प्रभाव। प्रश्न 46 देखिएगा, गर्भ के 8वें माह में लेटरल फोर्निसेज में बढ़ा हुआ पल्सेशन क्या बताता है? तो गर्भ के 8वें माह में लेटरल फोर्निसेज में बढ़ा हुआ पल्सेशन क्या बताता है? तो यह ऑसिएंडर लक्षण बताता है। ऑसिएंडर लक्षण क्या होता है? यह गर्भ के 8वें माह में लेटरल फोर्निसेज में बढ़ा हुआ पल्सेशन क्या बताता है? ऑसिएंडर लक्षण। इसमें क्या होता है ऑसिएंडर लक्षण में, कि गर्भ का जो 8वां महीना होता है इसमें बच्चे का शरीर तो बन जाता है, बच्चे का शरीर जो होता है 100% बन जाता है, लेकिन मस्तिष्क का विकास अपनी प्रगति पे होता है। तो यह 8वां माह जो है लेटरल फोर्निसेज में बढ़ा हुआ जो है वो ऑसिएंडर लक्षण बताता है, जिसमें शरीर का विकास हो जाता है लेकिन मस्तिष्क का जो विकास होता है वो प्रगति पर होता है, वह भी हुआ नहीं रहता है, होता रहता है। प्रश्न 47 देखिएगा, गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य सभी कार्य करती है? तो ये आपको बताना है। तो इसमें प्रश्न 47 में सी सही है आपका। गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य सभी कार्य करती है? तो यह भ्रूण को गीला रखकर उसे सूखने से बचाता है, तो यह कार्य नहीं होता है, जबकि बाकी कार्य गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा करती है। रक्त प्रवाह में मौजूद तत्वों का आदान प्रदान करती है, वह एक चयनात्मक अवरोधक की तरह कार्य करती है, ये रोगजनकों का परिवहन करती है,
तो यह सब तो होता है, लेकिन यही आपका भ्रूण को गीला रखकर उसे सूखने से बचाता है, ये आपका नहीं होता है। तो प्रश्न 47 का विकल्प सी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 48 देखिएगा, पीत ज्वर का टीका है, पीत ज्वर का टीका है। तो पीत ज्वर का जो टीका है वह 17D टीका जो है यह पीत ज्वर में होता है। तो देखिए पीत ज्वर क्या है, पीत ज्वर एक संक्रामक रोग होता है, एक बहुत खतरनाक रोग होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें आपको ज्वर होता है, इसमें ज्वर होता है, ज्वर मतलब बुखार आप जानते हैं, ज्वर होता है, उल्टी होने लगती है, ज्वर होता है फिर उल्टी होने लगती है, मूत्र में एल्ब्यूमिन की उपस्थिति बढ़ जाती है, रक्तस्राव होने लगता है और पीलिया के लक्षण इसमें आप लोग को दिखाई देते हैं पीत ज्वर में। और इसके इलाज के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, 17D टीका लगाया जाता है। और यह जो रोग होता है पीत ज्वर, वह किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, जीवाणु जनित रोग नहीं है, विषाणु जनित रोग है। तो यह चीज़ ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 49 देखिएगा, साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी गई है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, ये आपको बताना है। साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, तो यह विद्वान है फ्रायड महोदय हैं, और फ्रायड महोदय के द्वारा साइकोसेक्सुअल थ्योरी दिया गया है, फ्रायड महोदय। यह जो विद्वान है फ्रायड महोदय, यह वियना के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने साइकोसेक्सुअल थ्योरी दिया है। उनका यह मानना था कि अगर मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, जो इच्छाएं हैं कामवासना की, काम की जो इच्छाएं हैं, अगर वह पूरी नहीं होती हैं तो वह अनेक तरह की मनोरोगियों को उत्पन्न करती हैं, जिससे समाज में अनेक तरह के मनोरोगी उत्पन्न हो जाते हैं। और उनकी जो दमित इच्छाएं होती हैं, जिन इच्छाओं का दमन कर दिया गया है, उनकी जो दमित इच्छाएं हैं वह कुंठित होकर भांति भांति प्रकार के रोगों को जन्म देती हैं। तो साइकोसेक्सुअल थ्योरी जो दिया है फ्रायड महोदय ने दिया है, यह वियना के मनोवैज्ञानिक थे, वियना के थे। प्रश्न 50 देखिएगा, बच्चों में सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम क्या है, बच्चों में सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम क्या है। बच्चों में सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम क्या है, तो देखिए जो विकास होता है, शारीरिक विकास होता है बच्चे के अंदर, बच्चे का गर्भ के अंदर, वह केंद्र से परिधि की होता है, केंद्र से परिधि की होता है। तो बच्चे में सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम क्या है, केंद्र से परिधि की ओर। तो विकल्प सी जो होगा वह आपका सही होगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम पर भी MCQ कराता रहता हूं। और अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूथ कंपटीशन टाइम्स यूपी मुख्य सही का प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए। और यह दूसरा प्रैक्टिस सेट था, हर प्रैक्टिस सेट में मैं 25 क्वेश्चन ही कराऊंगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।